नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हर हफ्ते की तरह हाजिर हूं लेकर हमारा खास सेगमेंट इलेक्शन विलेक्शन विद राजदीप। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष। नमस्कार दोस्तों। आज पहले सर शुरू करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे जुड़े हुए दो सवाल हैं मेरे। एक ये कि क्या आप मानते हैं कि ये सरकार को बड़ा झटका है, और दूसरा ये कि क्या इससे चुनाव पर कोई असर पड़ता है? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं। एक तो है कि ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में जब आप कोई डोनेशन देते हैं, और मैं यूएस का सिस्टम लेता हूं, जब कोई कॉरपोरेट डोनेशन देता है तो उनको उसके बारे में इत्तला करनी पड़ती है और पब्लिक को जानकारी एक तरह से मिल जाती है, क्योंकि तब पता चलता है कि क्या कोई उस पैसे का कोई नाजायज फायदा उठा रहा है, क्या कोई क्विड प्रो को है किसी राजनीतिक दल और किसी एक व्यक्ति के बीच में या कॉरपोरेट के बीच में। तो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है कि वोटर जो है उसका एक राइट टू नो है, वोटर को जानकारी देना वोटर का हक है। इस हिसाब से मैं समझता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। लेकिन इसका क्या असर होगा हमारे सिस्टम पे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना, चुनाव जो लड़े जाते हैं पीयूष, वो कैश पे लड़े जाते हैं, सबसे बड़ा रुपया। तो अब क्या होगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहे थे उन पर प्रेशर आएगा, यार देखो कुछ और रूट ले लो ताकि हमें पैसा मिले। शायद कुछ कॉर्पोरेट्स कहेंगे सॉरी हम अब कैश नहीं दे सकते आपको, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे या कॉर्पोरेट्स होंगे अपना काला पैसा को एक तरह से सिस्टम में लाने के लिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। वो तो हमारे सिस्टम में कैश इज द प्रॉब्लम। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि 13 मार्च को कई सारे नामों का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई खुलासा करेगी किस किस ने दान दिया था, तो जब वो नाम सामने आएंगे तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा कि देखिए, क्योंकि ये तो लगभग तय है, एडीआर की रिपोर्ट है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, अब सिर्फ नाम सामने आने बाकी है कि किसने कितना चंदा दिया है। बिल्कुल पीयूष, लेकिन नाम किसके आएंगे? नाम केवल बीजेपी को जिसने चंदा दिया है उनके नाम नहीं आएंगे, जिन्होंने विपक्ष को भी दिया है उनके भी नाम आने वाले हैं। ये भी आप सोचिए ना, ये केवल सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला होगा ये लगभग तय है। नहीं, वो तो है ही, वो तो रिकॉर्ड्स है। मेरा दो पॉइंट, एक तो देखिए बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा सरकारें हैं, तो स्वाभाविक है उनको सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये भी तब तो बॉन्ड्स नहीं थे, लेकिन ये तो जानकारी थी कि ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे वो कांग्रेस को देते थे। जो पार्टी जीतने वाली है बिजनेसमैन उनको देते हैं। विपक्ष को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए, खास करके जो रीजनल पार्टीज हैं, जो जिनकी पकड़ है, अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में लीजिए या डीएमके लीजिए तमिलनाडु में, उनको भी मिले हैं पैसे। ऐसा नहीं है कि केवल, लेकिन उनको अपने क्षेत्र में मिले हैं। अब क्या होगा कि जब ये नाम आएंगे, सवाल उठेंगे, जैसे सोच लीजिए कल एक वैक्सीन कंपनी का अगर नाम आ गया, बिल्कुल, तो ये सवाल उठेंगे क्या सरकार ने इस वैक्सीन कंपनी को कोई खास फायदा पहुंचाया था जिसकी वजह से इतने पैसे आए, या कोई और कॉर्पोरेट किसी और सेक्टर में, या जैसे जिन उद्योगपतियों का नाम राहुल गांधी लगातार ले रहे हैं। अब चलिए, राहुल गांधी से साफ कहते हैं, राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं। अगर कल इस लिस्ट में अडानी का पैसा कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है, तो क्या करेंगे हम? अगर नाम नहीं है तो क्या करेंगे? अब इस समय हमारा अनुमान है कि अडानी ने सबसे ज्यादा पैसे बीजेपी को दिए हैं और बाकी दलों को नहीं दिए हैं। अगर ये गलत निकला, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये लिस्ट नहीं आती तब तक हमें पता नहीं चलेगा एक कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड से दिया है। देखिए, टाटा जैसी कंपनी जो है उनका एक ट्रस्ट होता है, वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रस्ट के जरिए देते हैं, वो तो उसके बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होता है जी। अब बाकी कंपनीज क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये पता चलेगा उस दिन, जब ये 13 मार्च को। लेकिन ये आप जानिए, ये कहना आज की तारीख में कि पूरे खुलासे हो जाएंगे। अभी मैं कपिल सिब्बल को इंटरव्यू कर रहा था, कह रहा था सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा। अभी बॉस, अभी तक ये कहना कि स्कैम है इसमें, अरे कॉर्पोरेट्स है वो नहीं पीयूष, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कॉर्पोरेट्स क्यों पैसे दे रहे थे? क्योंकि कॉर्पोरेट चाहते थे कि हमारा नाम नहीं आए, डर लगता है उनको कि कहीं हम विपक्ष को दे और नाम आ जाए तो हम फंस जाएंगे।
तो अब असली चीज यह है कि विपक्ष को देगा कौन। चुनाव आ रहे हैं, क्या विपक्ष को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये तो खैर मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, लेकिन जो चुनावी फंडिंग है वो तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कभी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। पहले ये था कि 2,000 रुपए से कम आप कैश में दे सकते हो, उसको बताना जरूरी नहीं है। और उसमें होता यह था, मायावती जैसी पार्टी तो जब अपना रिपोर्ट देती थी तो उसमें एक नाम नहीं आता था, क्योंकि वो सारा दिखा देती थी कि 2,000 से कम हमको मिला है। जो अब आप 20,000 तक मुझे लगा जो 20,000 तक अब किया गया है। देखिए यही तो सबसे बड़े, मेरा यही कहना है कि अगर वाकई हम जो जनता है चाहती है कि ये सिस्टम क्लीन अप हो जाए। क्लीन अप पीयूष तभी हो सकता है जब आप वाकई इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाएंगे। बिल्कुल। अब उसमें कई चीजें कई सालों से डिबेट हुआ है, स्टेट फंडिंग का डिबेट हुआ है कि स्टेट के जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो एक फंड होगा जिसके जरिए ट्रांसपेरेंटली किसी एक पार्टी को 25 रुपए, 100 में से 25 रुपए दिए गए, किसी को 5, किसी को 10। इसको कोई आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। सारी कहानी ये थी जिसको जो इसके फेवर में देख रहे हैं कि करप्शन कम होगा, जो फंडिंग हो रही थी। लेकिन करप्शन ही अपने आप में कोई मुद्दा है क्या सर चुनाव में, और खासकर 2024 में? क्योंकि इस बार तो बीजेपी के खिलाफ उस तरह से कोई आरोप भी नहीं है जो हम देखते थे 2014 में कांग्रेस के खिलाफ। देखिए 2017 से कुछ 6,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। अगर कल समझ लीजिए इसमें से ज्यादातर पैसे अडानी जी के निकले तो विपक्ष को कोई मुद्दा मिलेगा और वो जरूर चिल्लाएंगे कि देखिए ये पूरे जो सरकार है क्रोनिक कैपिटलिस्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप इसके जरिए वोट अपनी तरफ कर पाएंगे। एक नंबर 2, वैसे ही मैंने कहा कि अडानी है कि नहीं ये भी बड़ा सवाल है। उन्होंने कई रीजनल पार्टीज को भी पैसे दिए होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा जनता का मुद्दा बनकर सरकार को कटघरे में रखेगा, इस बात पर मैं नहीं मानता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक डिबेट है, अच्छा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, बट मैं उसके आगे नहीं देखता। एक तो आपने सब कह ही दिया कि ये मुद्दा कम से कम चुनाव का मुद्दा नहीं है, जो तो लग ही रहा है। दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था कि क्या करप्शन कोई मुद्दा है, क्योंकि इसका एक सिरा सर दूसरी खबर से भी जुड़ता है, और वो खबर है अशोक चौहान की। कि अशोक चौहान जिस तरह से बीजेपी में आए, एक दिन पहले आए और अगले दिन उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, जबकि अशोक चौहान के बारे में बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा, जो प्रधानमंत्री। मैंने आज पीयूष अशोक चौहान का अभी इंटरव्यू किया और यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा वही बीजेपी जिन्होंने आपको आदर्श घोटाले में टारगेट किया था, आपकी कुर्सी चली गई मुख्यमंत्री की, आज उसी पार्टी में आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये तो 10-12 साल पहले हुआ था, अब बहुत कुछ बदल गया है। मैंने कहा ये सब ठीक है, लेकिन आप उसी पार्टी में जा रहे हैं जिन्होंने आपकी कुर्सी गंवाई। तो 2-3 बार सवाल पूछने के बाद अशोक चौहान ने कहा चलिए आगे कुछ और पूछिए। तो यानी देखिए क्या है कि अब चुनाव के पहले मुझे लगता है बीजेपी ने तय किया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आए लिखे मिलकर एक नई कहानी। तो अगर आप आना चाहते हैं, अशोक चौहान नांदेड़ में उनकी पकड़ है, 4-6 एमएलए ला सकते हैं, 1-2 लोकसभा सीट मराठवाड़ा में उस पर थोड़ा उनका वर्चस्व है, तो ले आइए। क्या देखिए अब क्या है ना, राजनीति में कोई विचारधारा नहीं रही। जो कल तक अजीत पवार को जब आप लाए तब प्रधानमंत्री ने तो अजीत पवार पर और एनसीपी पर आरोप लगाया था। छगन भुजबल भी है, नारायण राणे, लिस्ट बहुत लंबी है, हसन मुशर्रफ, लिस्ट बहुत लंबी है। महाराष्ट्र में खासकर लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे हमारे मूड ऑफ द नेशन पोल ने भी दिखाया, बीजेपी अभी भी पूरी तरह से महाराष्ट्र पर नंबर 1 पार्टी नहीं बन पा रही है। इसीलिए बीजेपी जहां से भी कोई भी एमएलए आना चाहे, एमपी आना चाहे, ले रही है, ताकि ये दिखाए कि विपक्ष जो है वो बिल्कुल बिखर गया है, सरकार हमारी बननी है, मुंबई में भी बननी है, दिल्ली में भी बननी है। और इसी वजह से अशोक चौहान के लिए क्या है, देखिए कांग्रेस में आज लग रहा है कि एक डूबती नैया है। अशोक चौहान 65 साल के ऊपर है। राहुल गांधी एक नया नेतृत्व लाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं, अन्य राज्यों में लाना चाहते हैं। नाना पाटोले जो है जूनियर है अशोक चौहान के, अध्यक्ष है वहाँ कांग्रेस के। तो ऐसे माहौल में अशोक चौहान ने सोचा चलो बीजेपी, कांग्रेस में तो कोई फ्यूचर नहीं रखा है, बीजेपी मुझे आज टिकट दे रही है, राज्यसभा दे रही है,
चलते हैं उनके नहीं, पास। वो तो सर, लेकिन ये है कि मिलिंद देवड़ा भी छोड़ गए वहां पर, मतलब उसको भी राज्यसभा मिल गई। मतलब जो युवा है वो भी जा रहा है, जो अधेड़ है, बुजुर्ग है, वो भी जा रहा है, कांग्रेस डूबती नहीं है। लेकिन जो गठबंधन है पूरा इंडिया गठबंधन, आज उस पर एक और बयान आया फारूक अब्दुल्ला का। तो फारूक अब्दुल्ला भी अब कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है, आम आदमी पार्टी इधर कह ही चुकी, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया। मैं समझता हूँ, देखिए क्या हुआ है, पुराना जो यूपीए अलायंस है, यूपीए के घटक दल कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, वो एक साथ हैं। और जो नए दल आए थे, जैसे आरएलडी हो, जेडीयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये आम आदमी पार्टी हो, ये धीरे धीरे अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है इन सब नेताओं ने अब एक तरह से उनके भी मन में ये बात बैठ गई है, ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। 2024 की लड़ाई अब नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है। तो कम से कम हम अपना किला बचाएं, अपना राज्य बचाएं, अपनी कुर्सी बचाएं, फिर देखेंगे क्या होता है। इसमें सर एक राज्य था जहां पर लग रहा था कि विपक्ष को फायदा मिलेगा, वो था पंजाब। लेकिन अब ये खबर है कि पंजाब में बीएसपी और अकाली का गठबंधन टूट गया है और अकाली अब फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और शायद किसान आंदोलन की वजह से ये बात टल गई, वरना सुखबीर बादल तो शायद दिल्ली में ही बैठे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर किसान आंदोलन जैसे ही 2-4 दिन में खत्म होता है और अकाली और बीजेपी साथ आ जाते हैं, तो फिर वहां पर बिसात बदल सकती है पंजाब में? देखिए थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर समझ लीजिए अब त्रिकोणी लड़ाई होती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आप बीजेपी, अकाली और बीजेपी, ये एडवांटेज इसमें, अगर हम राज्य सभा राज्यों के चुनाव जो हुए थे 2 साल पहले, उसको तो आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एंटी वोट है वो डिवाइड होगा। एक तरफ अकाली बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। और अकाली और बीजेपी की अब वो बात नहीं रही ग्राउंड पर। ग्राउंड लेवल पर अकाली उतने मजबूत नहीं है जितने एक ज़माने में हुआ करते। अकाली अगर कांग्रेस के साथ जाते ना, तो ये काफ़ी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होता, क्योंकि तब वो पूरा एंटी आप वोट जो है उनकी तरफ आ सकता था। आज मैं समझता हूँ बीजेपी अकाली अगर साथ आए तो कम से कम 3-4 ऐसी सीटें हैं जहाँ उनको चांस है। लेकिन पंजाब की 13 सीटों में ज़्यादातर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही लेकिन फिर भी सर आप ये तो कह ही रहे हैं कि फिर भी कुछ सीटें, 2-3-4 सीटें, हाँ बिल्कुल है ना, तो वो भी जो 13-0 लग रहा था वो अब 13-0 शायद ना हो। 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां अकाली बीजेपी अगर साथ में लड़े तो जरूर कंपटीशन में रहेंगे, खास करके शहरी इलाकों में। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि एक और मुद्दा चल रहा है, वो है किसान आंदोलन का, जो अभी गर्म में हो सकता है कल खत्म हो जाए, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन ये भी सवाल यही है कि सर चुनाव से पहले ये किसान फिर सड़क पे हैं, जो रोज हम देख रहे हैं हो हंगामा। क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या जनता ये एंटी किसान नहीं जा रहा है लोगों के मन में कि यार हम सड़कें रुकी पड़ी हैं, या किसानों के प्रति सहानुभूति है? देखिए अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि देश भर के किसान रास्ते पर आए, ये ज़्यादातर पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ। इस बार पंजाब बनाम हरियाणा भी एक तरह से बन गया है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के किसान भी रास्ते पर आ गए, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के सरकार पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने पंजाब के किसानों के खिलाफ बर्ताव किया है, वो एक मुद्दा ज़रूर उस भाग में बन सकता है। और आप देखिए ये आंदोलन एक ऐसे हफ्ते में आता है जहाँ चौधरी चरण सिंह, किसान के बड़े नेता, को भारत रत्न दिया जाता है। जयंत चौधरी इस बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, और वो माहौल जो 2020 में था वो इस बार नहीं नज़र आता है। देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस समय मुझे लगता है चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में कितने लोग किसान के आंदोलन से इस समय जुड़ेंगे, पंजाब की राजनीति में ज़रूर इसका असर हो सकता है। लेकिन पंजाब के बाहर पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या राजस्थान हो, मुझे उस तरह का माहौल नज़र नहीं आता। और एमएसपी का जो मुद्दा है वो बड़ा जटिल है। जो गेहूं और चावल के किसान हैं उनके लिए बड़ा मुद्दा ज़रूर है, लेकिन अन्य किसानों के लिए क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? मैं नहीं समझता वो बड़ा मुद्दा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक फैक्टर जो मैं समझता हूँ पूरे देश में आज कश्मीर या जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है, वो है मोदी फैक्टर। जब तक वो मोदी फैक्टर को कोई डेंट नहीं करता है,
तब तक मैं नहीं समझता इस चुनाव पर उसका कोई ये जितने भी मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं उसका असर होगा उस तो तरह से। इस हफ्ते के जो 3 बड़े मुद्दे दिख रहे थे उस पर आपका एनालिसिस हमने सुन लिया सर। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि किसानों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने नहीं जा रहा है। मोदी फैक्टर है और मोदी फैक्टर को जब तक कोई डेंट नहीं लगता, जो अभी लगता दिख नहीं रहा है, तो क्या विपक्ष, आखिरी सवाल, कि 2029 की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल विपक्ष के कई दल जो हैं जरूर 2029 या अपने राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं, मैंने महाराष्ट्र से उनके बात की, उनकी भी नज़र विधानसभा पर है क्योंकि वहाँ अक्टूबर में विधानसभा होने हैं। तो कई ऐसे लोकल लीडर्स भी हैं, वो कह रहे हैं अगर हमारे पॉकेट में 100 रुपये हैं तो उसमें से 90 रखते हैं और विधानसभा लड़ते हैं, 10 रुपये किसी को दे देते हैं लोकसभा के लिए। क्योंकि एक माहौल बन गया है, एक परसेप्शन बन गया है कि मोदी जी को हराना इस चुनाव में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालांकि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, लेकिन कांग्रेस, भारत जोड़ो नया यात्रा, ये कोई मोमेंटम नहीं पिकअप कर पाई। और जब तक ऐसा कोई ठोस मुद्दा उनको नहीं मिले जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में जिसकी चर्चा हो, मैं नहीं समझता इस समय विपक्ष 2024 में रेस में है। तो मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये लग रहा है राजदीप सर को। और इसकी वजह है परसेप्शन। और परसेप्शन इसलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो परसेप्शन क्रिएट ही नहीं कर पाया है, चाहे तो न्याय यात्रा हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जिसके घटक दलों को आपस में साथ अपनाता हो। फिलहाल आज इस हफ्ते की चर्चा में इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पीयूष, नमस्कार। थैंक यू।